सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 19। ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट एक साहित्यकार, हिंदी साहित्य के, जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए अनेक कहानियां, अनेक उपन्यास, अनेक ऐसी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। आपको आज उन्हीं के बारे में, बालकृष्ण भट्ट के बारे में एक लेख है जिनके में उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने साहित्य की सेवा कैसे की, हिंदी साहित्य की सेवा कैसे की और किन किन भाषाओं के वो ज्ञाता थे, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। ये लेख जो आपको ये बताता है कि हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए आज भी बालकृष्ण के योगदान को सराहा जाता है। तो आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं और बालकृष्ण भट्ट, साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानते हैं। इस पाठ के अंतर्गत बालकृष्ण भट्ट के जीवन, शिक्षा, साहित्य सेवाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा की भावपूर्ण कविताओं के मोह पाश से मुक्त कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के उपयोगी, व्यवहारिक एवं परमार्थ यथार्थ धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए जिन लेखकों ने अपना योगदान किया, उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी खड़ी भाषा, जो खड़ी बोली हिंदी थी, आज जिन रचनाओं को हम पढ़ते हैं हिंदी में, वो खड़ी बोली की ही है। और इसको उपयोग में लाने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए जिन साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया, उसमें बालकृष्ण भट्ट जो है उनका अपना स्थान है और आज भी उनका आदर और सम्मान के साथ ये लिया जाता है कि उनका योगदान था। आइए पढ़ते हैं पाठ को। ब्रज भाषा की सरस भावपूर्ण कविताओं के मोह पाश से मुक्ति दिलाकर खड़ी बोली हिंदी को गद्य के विचारपूर्ण धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार, नाटककार और पत्रकार थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। बच्चों, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसमें पद्य साहित्य, गद्य साहित्य के इतिहास में जो पहला जो युग था वो था भारतीय युग। उसी युग के ये जो है कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, जो एक निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और नाटककार थे, तो और एक पत्रकार भी थे। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। और आपने जाना कि पहला जो युग था वो भारतीय युग था। उसी युग के ये लेखक थे। इनका जन्म 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, यानी जाने माने अच्छे परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बेड़ी प्रसाद, उनकी माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी थी और विदुषी, यानी विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी, यानी उनकी माता पढ़ी लिखी थी और वो विदुषी थी। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव बालकृष्ण के पर अधिक पड़ा। अपनी माता की शिक्षाओं का प्रभाव जो है बालकृष्ण पर पड़ा। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत जो कि जरूरी भाषा थी और वो उसका अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी इनको अच्छा ज्ञान था। वे अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उनका दूसरों का हस्तक्षेप करना उन्हें नहीं अच्छा लगता था। वो अपने जो भी उन्होंने सिद्धांत बनाए थे और जो भी उनके जीवन के मूल्य थे कि हमें ये करना है, उससे वो प्रतिबद्ध थे, यानी दृढ़ संकल्प थे और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, किसी को ये नहीं चाहते कि कोई उसे हमें डिस्टर्ब करे। आप चाहते हैं कि ना हम करना कि कोई दखलंदाजी दे उसमें, तो ये सब इन्हें अच्छा नहीं लगता था। प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक व्यापार में कार्य किया, यानी
व्यापार किया। कुछ समय तक वो कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे। कायस्थ जो पाठशाला थी वहां संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी कार्य में नहीं रमा, मन नहीं लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा में का व्रत लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया और उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने भी क्या किया कि मैं भी हिंदी साहित्य की सेवा का व्रत यानी संकल्प लिया। प्रारंभ से उनकी रुचि साहित्य सेवा की ओर थी, अतः वे आजीवन यानी जीवन भर हिंदी साहित्य की उन्नति की सेवा में लगे रहे, हिंदी साहित्य की उन्नति की सेवा में लगे रहे। बालकृष्ण भट्ट जी ने आंख, नाक, कान, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर बड़े ही सारगर्भित निबंध लिखे, सारगर्भित जिसमें अर्थ हो, निबंध लिखे। आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों के साथ उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। साहित्यिक जो विषय थे और सामाजिक, तत्कालीन समाज के जो सामाजिक विषय थे उस पर भी उन्होंने निबंध संग्रह के नाम साहित्य सुमन और भट्ट निबंधवाली, निबंध संग्रह जो लिखे उसके नाम थे साहित्य सुमन और भट्ट निबंधवाली। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते थे। इनके निबंध में ये था कि पाठकों की रुचि होती थी कि उसको पढ़े और कल्पना जो होती थी, कल्पनाओं का उसमें जैसे हमारी कल्पना उड़ानी यानी हमें हृदय तक, हमारे दिल तक छू जाती थी और शिष्ट हास्य व्यंग से भरपूर थी। और जैसे हम हास्य व्यंग करते हैं, कभी कभी हम व्यंग बोलते हैं, चाहे मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो सुनने वालों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें जो हास्य व्यंग थे लोग जो वो अच्छे थे कि सुनने वालों को भी बेकार ना लगे। उनकी तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैप से की जा सकती है। उन्होंने दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल जैसे मौलिक नाटकों की रचना करने के साथ बांग्ला तथा संस्कृत भाषा के नाटकों का अनुवाद भी हिंदी में किया। इन्होंने मौलिक नाटकों की रचना की और उसके बाद से बांग्ला जो है और संस्कृत भाषा के जो नाटक थे उसका हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें बेड़ी संहार, मृच्छकटिका और पद्मावती आदि प्रमुख हैं। कौन कौन सा अनुवाद किया उन्होंने? बेड़ी संहार, मृच्छकटिका और पद्मावती आदि का इन्होंने अनुवाद किया, जिसको ट्रांसलेट करना कहते हैं। इनके द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। जो इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, तो ये अपना साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। उस सभा की ओर से हिंदी मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन भी किया गया। वे 32 वर्ष तक इसके संपादक भी रहे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने एक हिंदी प्रचार भाषा के लिए हिंदी वर्धनी नामक एक सभा की स्थापना की और उसका एक मासिक माह में एक बार जो पत्रिका निकलती थी हिंदी प्रदीप, उसका प्रकाशन किया, वहां से प्रकाशित किया और ये 32 वर्ष तक तो उसके संपादक बने रहे और उसे नियमित रूप से चलाते रहे। हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त उन्होंने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादन में उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। ये बहुत बड़े आलोचक हैं। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपके बस्ती के ही थे। ये जो हैं इनके साथ इन्होंने बहुत दिनों तक काम किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि इनके समकालीन लेखक थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त भी आदि इनके समय के ही ये लेखक थे। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। जिस तरह की भाषा इनके निबंध की, उपन्यास की, इनकी कहानियों की, इनके जो समाचार पत्रों की रहती थी, उनका इनका अलग ही स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। भाषा के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में बड़े कुशल थे। भाषा के अनुसार, भावों के अनुसार जैसा भाव वैसी भाषा। और
हिंदी के शुद्ध शब्दों का चुनाव इन्होंने किया। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में चार रंग, अभी हम कहावत जो होते हैं, लोकोक्ति जो होती है और मुहावरे, इसके प्रयोग से हमारी भाषा क्या होती है, सुंदर लगने लगती है। तो यहाँ पे उन्होंने चार चांद लगा दिए। चार चांद लगा देना मैंने, ये भी मुहावरा ही है। चार चांद लगा दिए। उनकी भाषा में पूर्वीपन की झलक दिखाई देती, जैसे समझा बुझा के स्थान पे समझाए बुझाए, ऐसा पूर्वीपन का भाषा जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ के लोग रहते हैं वहाँ की भाषा उन्हें अनायास ही उनकी बोली में आ जाती है। वो ऐसा बोलने लगते हैं, जो होता है ना कि टच आना, जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ की भाषा बोला तो उसका टच वहाँ का आ रहा था। तो आप जाएंगे, हिंदी हर जगह की, क्या हर जगह की हिंदी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जगह बदलने से। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इससे भाषा में जीवंत और विचार चित्त आकर्षक, मन को आकर्षित कर देने वाली। वे हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे। हिंदी का जो घेरा था, परिधि यानी घेरा, उसको आगे ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाषा का प्रयोग विषय पर प्रसंग के अनुसार ही किया। भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके निबंध, नाटकों, उपन्यासों में दिखाई देते हैं। भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप, जैसे निबंध में कुछ अलग रूप दिखाई देगा, नाटक में कुछ और उपन्यास में कुछ और दिखाई देगा। शैली ही लेखक के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। लिखने का शैली यानी तरीका, किस तरीके से लिखा जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो हमारा जो तरीका होता है लिखने का, उससे हमारा व्यक्तित्व सामने आता है। व्यक्तित्व जो होता है सामने आता है कि हम कैसा लिख रहे हैं। इस कथन की पूर्ण सार्थकता उनके निबंधों, उपन्यासों, नाटकों में दिखाई देती है। विचारात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लिखते समय किया। विचार करके जब हम लिखते हैं तो जो गंभीर विषय थे उन पर उन्होंने जो निबंध किया तो विचारात्मक शैली में लिखा। विषय की विस्तृत विवेचना करना, गंभीर चिंतन करना, तर्क के साथ व्यंग का समावेश करना आदि उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। इस तरह से वो लिखते थे। आप यहाँ देखेंगे एक अच्छे लेखक के अंदर जिन जिन गुणों का, उसकी जिन जिन शैलियों का प्रयोग वो अपनी लेखन शैली में करता है, उसका प्रयोग यहाँ पर भट्ट जी ने किया है। वर्णनात्मक शैली में, जिसमें हम वर्णन करते हैं किसी बात में, का प्रयोग कर उन्हें व्यवहारिक और सामाजिक विषयों के निबंधों और नाटकों में किया। उन्होंने उपन्यास भी इस शैली में लिखे हैं। भाषा सरल और मुहावरा, भाषा जो है आसानी से जो पाठक को रुचि पैदा करे और आसानी से उसको समझ में आ जाए, यही लेखक की उपलब्धि होती है जब वो कोई लेखन शैली लिख करके और सबके सामने प्रस्तुत करता है। वही ऐसा ना लिख दे कि समझ ही ना आए। तो इस तरह का जो है उन्होंने लिखा। भावात्मक शैली का प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया। इससे भट्ट जी को प्रतिनिधि शैली कहा जाता है। इससे जो साहित्यिक भावात्मक शैली का जो प्रयोग उन्होंने साहित्यिक निबंधों में किया, इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखा। व्यंग्यात्मक शैली में, जिसमें हम व्यंग करते हैं, हास्य और व्यंग की प्रधानता है। उनके लेखन में उर्दू के शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। छोटे छोटे ही वाक्य हैं, लेकिन हमारे ऊपर, पाठकों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपनी मौलिक और अनुदित रचनाओं के द्वारा हिंदी गद्य साहित्य को उस समय समृद्ध किया, यानी आगे बढ़ाया हिंदी साहित्य को। अपने नाटक और उपन्यासों के द्वारा जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, जिस समय खड़ी बोली हिंदी अपना रास्ता बना रही थी तथा हिंदी के मौलिक गद्य रचनाओं में सर्वथा अभाव था, उस समय भट्ट जी ने अपने लेखन कार्य प्रारंभ किया और अपना स्थान साहित्य में लगाया। तो इस पाठ के माध्यम से हमने जाना बाल कृष्ण भट्ट जी के साहित्य में योगदान के बारे में। बच्चों, इससे जो है यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये आपको कॉपी में लिखना। ऊपर से मौखिक जो प्रश्न है, ये यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट किस विद्यालय के अध्यापक थे,
किससे प्रभावित हुए, उन्होंने साहित्य सेवा का व्रत किया। यहाँ पे कायस्थ पाठशाला के अध्यापक थे, यहाँ पे उन्होंने साहित्य सेवा भारतेंद्र जी से लिया। उनकी तुलना किस प्रसिद्ध निबंधन की निबंधक पंडित प्रताप नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास जी से। वे किस प्रसिद्ध हिंदी प्रदीप के संपादक थे। उनकी किस प्रसिद्ध उपन्यास का नाम, किसी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे नूतन प्रमेय, 100 ये सुजान। तो इस तरह से ये मौखिक है। लिखित क्वेश्चन आंसर और पुस्तक अभ्यास कार्य का जो PDF है मैं जब आपको भेजूंगी तो आप करना। ये लास्ट चैप्टर आपका था, इसके बाद जो आपको कराया जाएगा तो रिवीजन कराया जाएगा। तो आपने हिंदी फर्स्ट में जो जितने भी चैप्टर पढ़ने थे आपने पढ़ लिया और अब आपको रिवीजन करना है। तो आज आप इसे ध्यान से पढ़ें। कल के जो PDF में मैं आपको इसके बुक के कार्य और कॉपी वर्क में भेज दूंगी, जिसे आपको कर लेना है। आज की कक्षा में इतना ही।